सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही वजह है कि हम हुकूमत के खिलाफ माजी के मुखालफिन को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की सूरत में मुत्तहिद देखते हैं, लेकिन अपोजिशन के इस किस्म का रहात माजी में अच्छा नहीं। माजी में पीपल्स पार्टी मौलाना को लाल झंडी दिखा चुकी है। खुद मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए एक ब्रिज बनने का तजुर्बा भी अच्छा नहीं रहा, और अब भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की पहली ही बैठक में नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने और इस्लामाबाद का लॉकडाउन के मामले पर मौलाना साहब को तनहा कर चुकी है, जबकि चेयरमैन सेनेट को हटाने की बाज़गश्त ज़बान ज़देआम है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान से निकालने में अब तक मुकम्मल नाकाम है। गुज़िश्ता 10 माह से डॉलर बेलगाम है, रुपए की बेकदरी जारी है। गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद नई कीमतों ने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बिजली, पानी, अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की साख शदीद मुतासर हो चुकी है। हुकूमत अपनी नाकामियों कितना ही मलबा साबिक़ा हुकूमतों पर डाल दे, मगर आवाम हुकूमरान जमात के करार दिए जाने वाले चोरों और दौर हुकूमत को मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा मुअस्सर दिखाई देती है। हुकूमत और अपोजिशन की सियासी मुआज़राई में हुकूमत का ही पलड़ा भारी है। अपोजिशन की बड़ी जमातों के रहनुमा कानून की हिरासत में है, मगर अब हुकूमत का मुकाबला आवाम के साथ है। उस आवाम के साथ जो आपको मुंतखब करके उस ऐवान में लाए, इस आवाम के साथ जिससे आपने वो वादे और दावे किए जिन्हें अब तक आप वफा ही ना कर सके, और वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो आज भी जब ऐवान में कार्रवाई का आगाज़ हुआ, मुतालबात ज़रा कटौती पर बहस की गई, तो फिर वही शोर शराबा हुआ। और क्योंकि हमारा काम है रिपोर्टिंग करना और हक़ाइक़ और मामलात नाज़रीन आप तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर सिलेक्टेड के लफ्ज़ पर बहस शुरू हुई, जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने उसी लफ्ज़ का, सिलेक्टेड लफ्ज़ का दोबारा इस्तेमाल किया। तो स्पीकर ने कहा कि मैं ये लफ्ज़ हज़फ करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि अरकान असम्बली इसे लेने से बाज रहें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक शोर शराबा रहा। ये वही अपोजिशन है जो कल तक हुकूमत में थी और यही बजट पेश करती थी, तो उस वक्त तो अपने बजट को आवाम दोस्त बजट कहती थी, और यही हुकूमत जो कल अपोजिशन में थी इसी बजट को आवाम दुश्मन बजट कहती थी और IMF का पेश करदा बजट कहती थी। क्योंकि मगर अब वही अपोजिशन आज हुकूमत में है, तो अब इस बजट के बारे में बिल्कुल खामोश है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म जो कल अपोजिशन में थे, क्या कहते थे बजट के बारे में और बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, आइए आपको दिखा देते हैं। मुझे शर्म आती चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा, जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, आम छोटे छोटे ताजर अपने वो जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज़ है जिससे सारी चीज़ें महंगी होती हैं, और अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज़ नीचे आएगी। मेरे वजीर आजम, आप कहा करते थे कि अगर डॉलर महंगा होता है तो मुल्क का बच्चा बच्चा मजीद कर्ज में जकड़ जाता है। आज जनाब डॉलर की कीमत हो गई है 164 रुपये, और अगर हम बात करें ये 164 रुपये जो हम बार बार कहते हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया,
तो हमें और कितनी बुलंदतरीन सतह देखनी है और कितनी तारीखें रिकॉर्ड होंगी जब ये डॉलर बढ़ता ही चला जाएगा या फिर ये कहीं कम भी होगा। क्या मेरे वज़ीर आज़म अब हर गरीब आदमी जिसका बिल आ रहा है डबल उठाए अपना बिल और जला डाले उसको? क्या करे? क्या फिर वो उस दलदल में, उस महंगाई के सुनामी में डूबता ही चला जाए? और आपकी इस बात पर कि घबराना नहीं है को पकड़ के दिल में ढारस रखे कि एक दिन अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। तो डॉलर की कीमत जनाब इंटर बैंक में इजाफे के बाद अब डॉलर की कीमत 164 रुपये पहुँच गई है और ओपन मार्केट में डॉलर की डिमांड ना होने के बराबर है। ये है आज डॉलर की सूरत हाल। और अगर हम बात करें गैस की कीमतों की तो वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 190% हुकूमत बढ़ा चुकी है। नया पाकिस्तान है, सब्र रखिए और सब्र का दामन थामे रखिए। लेकिन लगता है कि आवाम का सब्र का पैमाना कुछ लबरेज हो रहा है। क्या कह रहे हैं आवाम, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर अब तक इतनी महंगाई नहीं हुई है और इमरान खान ने कहा था कि नया पाकिस्तान बनाऊंगा और तब्दीली लाऊंगा, यही तब्दीली है। गैस महंगी हुई है तो जब भी तो ये किरायों में इजाफा हुआ है ना। अगर गैस महंगी ना हो तो ये इजाफा ही ना हो। हर चीज़ महंगी है, दाल ले लें, दाल तक महंगी है, वो हम अभी गरीब आम नहीं खा सकती है दाल भी, तो फिर क्या खाएगा गरीब बंदा। आज सुबह ही लेने गई हूँ 90 रुपए की आधा किलो दाल, कहाँ पहले 60 रुपए की आ जाती थी, अब 90 रुपए की। पता नहीं क्या करके रहेगा इस मुल्क के साथ। पहले भी 150% कीमतें बढ़ाई थी, उससे पहले भी कीमतें बढ़ाई थी और अब फिर कीमतें बढ़ा रहे हैं। तब्दीली है ना, यही तब्दीली थी। अब गरीब आवाम का पता नहीं क्या बनेगा। गैस और बिजली इतनी महंगी हो गई, हम क्या कर सकते हैं। यही है हालात चल रहे हैं, कारोबार के हालात ही नहीं है। इमरान खान जब से बैठा तख्ता निकल गया हमारा। तो सुना आपने, आवाम कह रही है 1947 से लेकर आज तक इतनी महंगाई देखी ही नहीं। क्या वाकई इतनी महंगाई कभी नहीं हुई? गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा, वाकई महंगाई तो बहुत है, एक गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। अभी आपने सुना कि आवाम का ये कहना है 47 से लेकर जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेकर अब तक इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई। अगर ये कह रहे हैं कि जी रिकॉर्ड महंगाई है तो अभी मज़ीद कितने रिकॉर्ड बनने बाकी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये महंगाई की जो सूरत हाल है, इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। अफरात ज़र जो है बढ़ने के साथ ही आपको पता है कि बाकी तमाम अशिया कोरोनोश की कीमतों में इजाफा होता है। उसके साथ फिर मल्टीपल फैक्टर्स हैं इस गवर्नमेंट में। एक तरफ तो आप जानती हैं कि CPI इंडेक्स आपका रोज़ाना बढ़ता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज़ाना बढ़ रहा है। उसके बढ़ने की मेन काज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, उसके साथ गैस की कीमतों में इजाफा है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर एक नया जो ऐड अप हुआ है वो है 124 रुपये का डॉलर था जब ये हुकूमत आई है, और अब आज 164 रुपये 164 प्लस पे आज गया है। तो ये सारी सूरत हाल ये दिन ब दिन आपको कंप्रेस कर रही है, आपकी इकॉनमी को डिप्रेस भी कर रही है, कंप्रेस भी कर रही है। इस सूरत हाल में एक आपका ट्रेड गैप जो था वो उसको अगर आप देख लें तो ट्रेड गैप आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ आपकी एक्सपोर्ट कितनी डिप्रेस हो गई है वो बिल्कुल स्क्यूज़ कर हो गई। उसके साथ आपका इंपोर्ट बिल था, इंपोर्ट को भी स्क्यूज़ किया गया। स्क्यूज़ इस तरह से हो गई क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं रही। अब लोग बाहर से चीज़ मंगवाने के लिए सोचते हैं। तो ये इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फिर उसके साथ आपकी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। आप तमाम अपनी इक़्तिसादी सर्वे जो है पिछले साल का वो अगर आप देखें तो आपको चावल, गन्ना, मकई, गंदम, उसके साथ साथ दीगर तमाम जो अजनास हैं वो महंगी हो चुकी हैं। आपको फसल जो है वो कम होती हुई नजर आई है। डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप देखते हैं तो हमारी अगर हम एक साल में अपनी जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा देखें, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। फिर यह है कि लोगों में अब उस तरह से सब्र तहम्मुल नहीं है। पहले एक डिश के साथ गुजारा कर लिया जाता था, अब 2-2, 3 जिन घरों में ज़्यादा खाने पकते हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें 4, 5, 6 खाने पकते हैं। कई ऐसे हैं जो सिर्फ चटनी के साथ रोटी खाते हैं। तो ये जो पैरिटी है इस तरह की एक दूसरे तबकात के दरमियान तकसीम है, ये इतने ज़्यादा फैक्टर्स आ गए हैं कि इन तमाम फैक्टर्स को अगर हम देखें तो अल्टीमेटली हमें ये लगता है कि हम डिप्रेस हो रहे हैं। लेकिन
यही जो लोग यहाँ पे आज हमें शॉर्ट भी दे रहे थे, इन एसओटीज़ में अगर उन्होंने ये कहा कि जी महंगाई बढ़ गई 47 से लेके अब तक जो है वो महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब हुई है, नो डाउट महंगाई वाकयातन रिकॉर्ड महंगाई बढ़ी है। अगर उनसे पूछ लीजिए आप अपने घर में रहते हैं या किराए के, तो वो बंदा कहेगा मैं तो अपने घर में रहता हूँ। जिस बंदे का अपना घर मौजूद है, वो 1 मरले का है, वो 2 मरले का है, वो 200 स्क्वायर यार्ड का है, 150 स्क्वायर यार्ड का है, वो बंदा गरीब नहीं है, वो अपने घर में रहता है। गरीब तो वो हैं जो मास्टर्स डिग्री लेके फिर रहे हैं, घर अपना नहीं है, किराए के घर में बड़े मामलात खराब है। मुर्तजा पॉइंट लेकिन जरा हुकूमत से पूछ लेते हैं। हुकूमत तो यही तलकीन करती है, फैसल आया ज्वाइन करें, हुकूमत के नुमाइंदे हैं और जाहिर बात है हुकूमत की तायद भी करेंगे, हिमायत भी करेंगे। लेकिन फैसल आया साहब, एक सवाल है आपसे मेरा। फिच की रिपोर्ट है कि जी पाकिस्तान में जो कारोबारी तबका है उसका एतमाद कम हो रहा है, सरमायाकारी भी मनफी असर ले रही है। ऐसी सूरत हाल में जब सरमायाकार जा रहे हों, जब कारोबारी तबका भी का एतमाद भी खो रहा हो, डॉलर जो है आज 164 रुपये 50 पैसे का हो गया हो, गैस की कीमतें आप लोग बढ़ा रहे हों, चलें ये नागुज़ीर है सर। सिर्फ इतना बता दें कितने रिकॉर्ड्स बनेंगे और कब ये थोड़ी बहुत महंगाई आप लोग कम करने में कामयाब होंगे भी या नहीं होंगे? आवाम पूछ रही है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये बात हकीकत है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है वो उतनी बेहतर नहीं, और उसका इम्पेक्ट महंगाई की सूरत में लोगों को भुगतना पड़ रहा है जी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन देखने की बात यह है कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। और आपने सवाल किया क्या इन्वेस्टर्स जो हैं या कारोबारी हजरात जो हैं वो क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, या ऐसे हालात क्या ऐसे हालात हैं कि वो यहाँ से भागना चाह रहे हैं? तो ये कतन बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान में ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। सर ये मैं थोड़ी कह रही हूं, तो रिपोर्ट कह रही है, पाकिस्तान में वो बता रही है कि कारोबारी तबके का एतमाद कम हो चुका है, तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है, मार्केट में इस्तेकाम नहीं आ रहा। अगर हम बात करें 2018 से लेकर अब तक तो मार्केट जो है वो 14% सर गिर चुकी है। आज भी मार्केट की यही सूरत हाल है। देखिए ये बात ठीक है, मैं आपकी बात से एक हद तक तो इत्तफाक करता हूं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है और कि इसकी वजह क्या है, इसके बैकग्राउंड को जानने की ज़रूरत है। आज ऐसे हालात हैं तो इस हालात की बुनियादी वजह क्या है? जब तक उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे आप ये बात क्लियर नहीं हो सकेगी कि आज ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए। इन हालात को पैदा होने की वजह जो है जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब ने बात की, एक इम्पैक्ट तो ये भी है कि जब डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कीमतें बढ़ेंगी, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है बदकिस्मती से डेफिनेटली मार्केट पे पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉलर है, जो कि इंटरनेशनली जो है उसका रेट्स जो हैं पूरी दुनिया में डॉलर्स के साथ लिंकअप होते हैं। जब वो डॉलर्स का रेट रुपीज़ की कीमत जो कम होगी, कदर कम होगी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। सर पाकिस्तानी करेंसी कम हो रही है, उसकी कदर कम हो रही है और मुआशी तज्जियाकारी कहते हैं। सर मैं नहीं कह रही हूँ, फैसल साहब वो ये कहते हैं कि क्योंकि आपने स्टेटमेंट में खुद मुख्तार कर दिया है IMF की शर्त के मुताबिक, इसीलिए डॉलर तो अब 200 तक जाएगा। ये मुआशी तज्जियाकार कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। लेकिन जब तक स्टेट बैंक को खुद मुख्तार ना किया जाए, जब तक इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको ये इख्तियार ना दिया जाए कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी को बेहतर करें, तो उस वक्त तक बेहतरी का इम्कान भी नहीं हो सकता। क्योंकि 24,000 अरब डॉलर इंजेक्ट करके कितनी देर जो है पाकिस्तान को डॉलर्स की कीमत को इंटेक्ट रखा जा सकता है? फर्जी तौर पे मार्केट के मुकाबले में आप फेस नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको एक्चुअलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा और वक्ती तौर पर यह परेशानी ज़रूर है, लेकिन इस परेशानी का हल जो है, जो सोल्यूशन है, वो आज इकोनॉमी की बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से बेहतरी आएगी और पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ गामजन होगा, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। सर वो बेहतर पॉलिसीज क्या हैं? जब IMF से आप लोगों का मुआहिदा हुआ उस वक्त डॉलर था 142 रुपए, आज डॉलर है 164 रुपए 50 पैसे। मेरी बात सुन लेंगी तो आपको कुछ चीजों का अंदाजा हो जाएगा। देखें जिस तरह के
कि अमीर कतर यहाँ पे तशरीफ लेके आए और 17 खरब रुपीज़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इस तरह की शुरू हो जाएंगी और बाकी ममालिक भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा और बेहतरी आएगी। इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त कुछ वाकई लोग सहमे हुए हैं और उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह जो जैसे ही बजट पास हो जाता है तो चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न ज़रूर होंगी। चलें जी, बड़ी खुश आइन और बड़ी उम्मीद अफजा आपने बात की है मुर्तज़ा। यहाँ तो ये मामलात हैं कि हुकूमत तो वही इत्मीनान का एक बार बार कह रही है कि भाई इत्मीनान रखिए, घबराइए नहीं। ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो वक्त के साथ नज़र आएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं समझती। बजट मंजूर ना हो, ये महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करना अब शुरू करने वाले हैं। कल अगर हम APC की बात कर लें मुर्तज़ा, तो कल वाली APC में कुछ मामलात अपोजिशन के भी डामाडोल दिखाई दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नूर लीग ने मौलाना साहब को बिल्कुल तनहा कर दिया इस्तीफ़ों के मामले पर। अब अंदर की कहानी आप मुझे बताइए कि मामलात क्या हुए जब इस्तीफ़ों की बात हुई, और ये जो मुत्तहिद अपोजिशन है कितने अरसे तक मुत्तहिद रहेगी? वाकई अपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़, बढ़ते हुए डॉलर के ख़िलाफ़ कुछ कर पाएगी या नहीं? आपने अपने इंट्रो में जो बात की थी बुनियादी तौर पे वही बेहतरीन कमेंट है इस APC के ऊपर। अच्छा। एक दफ़ा तीनों ने एक दूसरे से धोखा खाया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से धोखा खाई हुई है और मौलाना फजल रहमान साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा धोखा दे चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग ने डिच किया और उनको मौलाना साहब ने भी डिच किया। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं दोनों जमातों के साथ वो अपनी वर्किंग कोऑपरेशन भी चलाते रहे हैं, लेकिन बद-एतमादी भी बड़ी भरपूर रही है। एतमाद के साथ साथ बद-एतमादी का मुजाहरा भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाता रहा है। तो ये तीनों फ्री कैन मेन फ्री कैन है। बाद में जो खान अचकज़ई हैं, ANP है, उनके तो आप इस तरह से देखें कि नेचुरल वो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब आ जाते हैं कि इन तीनों पार्टियों में कल क्या हुआ। कल जो बंद कमरे में बातचीत हो रही थी तो मरीम नवाज साहबा का जो स्टांस था वो थोड़ा सख्त था कि उनका ये था कि जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो सिस्टम कह रहे हैं कि सिस्टम जो है उसको ख़तरा हो सकता है, तो हमें इस तरह से हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए। हुकूमत ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है और वो ख़ुद ब खुद इस हद तक चली जाएगी कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर अवाम खुद सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इनको बार बार ये कहते रहे कि लॉकडाउन के लिए आप मेरा साथ दें और तारीख़ अनाउंस करें। वो 25 जुलाई लॉकडाउन की तारीख़ फ़िक्स कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। आज आके बात हुई कि चेयरमैन सेनेट जो हैं उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए कि वो आने वाले दिनों में हमारे लिए वो ख़तरे की घंटी हो सकते हैं। तो जाहिर है कि अब अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, उनके अलाइज भी हैं, तो वो इसमें अगर मुखलस हो के हटाना चाहेंगे तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को वो हटा सकते हैं। लेकिन किस हद तक वो एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो उन्होंने इस मरतबा तमाम कश्तियाँ जो हैं वो जला दी हैं। हालांकि इससे पहले जब भी कोई बात करता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एहतजाज की बात करती थी तो वो डरते थे कि मौलाना फजल रहमान साहब का पता नहीं कि आखिरी रात को उन्होंने कोई ना कोई ऐसी इस्लामी तौजीह निकालनी है और आइन के 73 के आइन के तहत कोई ऐसा काम कर लेना है कि वो अपनी जान छुड़ा लेंगे। चलें, ये तो अंदरूनी कहानी मुर्तज़ा आपने बता दी। ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है। तो कराची स्टूडियो से में ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। करीम साहब, बात ये हो रही है कि ये इत्तेहाद माजी में भी हमने देखा कि इस तरीके से चल नहीं पाया। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना साथ दे देगी? इस्तीफ़ों के मामले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मना किया, अब बात है लॉकडाउन करने की इस्लामाबाद को, उसमें भी ख़ास आप लोगों की जानिब से कोई हिमायत नज़र नहीं आ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्दी अलग हो जाएगी या फिर साथ देगी? ये देरपा होगा ये साथ? थैंक यू वेरी मच। मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में इत्तेहाद बनते रहे हैं, इत्तेहाद ने बहुत चीज़ें हासिल भी की हैं और बहुत चीज़ें हासिल नहीं भी की है। पाकिस्तान में जो तहरीकें उठती हैं वो तहरीकें अवाम के मसाइल पर उठती हैं। पाकिस्तान में जो तहरीकें 4-5 उठी हैं 1968 की, जो दोनों विंग्स में चली, ईस्ट और वेस्ट में, जिससे अयूब खान की माशाल्लाह चली गई,
और फिर नए इलेक्शन भी हुए, पर माशला लगी। उसके बाद 77 में मूवमेंट चली, जो कि एक रुजत परस्त डॉलर की तहरीक थी, जिसकी वजह से, जिसका खमीज़ा आज तक एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के असरात अभी तक हैं। 83 की मूवमेंट चली MRD की, जो कि सारे पाकिस्तान में चली, पर सिंध में ज़्यादा चली, उसकी वजह से नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए 85 में। दूसरी लॉयर्स मूवमेंट थी, पर वो भरपूर अवामी नहीं थी, पर थी मूवमेंट। तो इस तरह मूवमेंट्स जब भी चलती हैं जिसमें अवामी रंग हो और अवाम के मसले पर लोग निकलते हैं, तो पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज चाह रही हैं कि एक मोबिलाइजेशन हो। महंगाई पर जो इन्फ्लेशन है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी खाने पीने की अशिया जो महंगी हो रही है। तो यही तो सवाल है सर, अवामी राब्ता मुहिम को कहाँ तक लेके जाएंगे? मेरी बात, सड़कों पर आएंगे या नहीं? आप मेरी बात सुने, सारी दुनिया का मैकेनिक्स ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेहाद करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइजेशन करती है, उस मोबिलाइजेशन के नतीजे में अवाम सड़कों पर आते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली अवाम के मसले मसाइल के लिए, जो कि बोझ अवाम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ख़ास तौर पर गरीब अवाम पर। उसके लिए एक मीटिंग थी और एक स्टार्ट था, और उसमें जो है हर पार्टी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपना मंशूर होता है, पर मिनिमम ये है कि अवाम के मसले मसाइल के लिए ये इत्तेहाद बना है। और इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में आप देखेंगे कि ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा। पर एक बात क्लियर करना चाहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से, जब हमारी हुकूमत आई, उसके बाद नवाज शरीफ की आई, या अभी, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि सिस्टम चले, डेमोक्रेसी को नुकसान नहीं हो और टेन्योर पूरा हो। तो ये बेसिकली हमारा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू रहा। चलें, ये एक इख्तलाफ है। अच्छा, चेयरमैन सेनेट के हटाने के मामलात भी हैं, तो उस पर ANP आप लोगों का साथ नहीं दे रही है। आप लोग किस पोजीशन में हैं कि वाकई तहरीक अदम एतमाद ला पाएंगे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ? देखें, जहाँ तक मेरी इत्तलात है जी, कि अभी इस पर डिस्कशन होने हैं। अच्छा। और ये कहना कि फलाना साथ है, फलाना साथ नहीं है, ये कयास है, कयास आ रहे हैं। इस पर डिस्कशन होने हैं कमिंग डेज में, उसके बाद ही हम कुछ नतीजे पर पहुंच सकेंगे। ठीक, तो इस वक्त स्पेकुलेशन ही है, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट टेकन। फैसल यहाँ साहब, आपने करीम साहब की बात सुनी। अब ये जो APC है, इस पर बज़ाहिर तो हुकूमत कहती है कि हमें कोई ख़तरा नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़राए कहते हैं कि हुकूमत में बेचैनी पाई जाती है कि अगर लॉकडाउन होता है इस्लामाबाद का और धरना देती है अपोजिशन, जैसे कि आप लोग पहले कई दफ़ा कह चुके कि हम कंटेनर देंगे, तो वाकई आप एहतजाज करने का पूरा राइट देंगे अपोजिशन को? ठीक है, जाएं और धरना दें और एहतजाज करें। उसमें यह बात यह है कि कल जो APC हुई, उसका आपके भी नॉलेज में है और सब लोगों को आया है कि कल जितनी जो मेजर पार्टीज वहाँ पे इकट्ठी हुई थी, हर पार्टी ने जो अपना मौक़िफ़ डे 1 से बना के गए थे, उसी पे डटे रहे। मौक़िफ़ क्या था? पीपल्स पार्टी और PMLN का मौक़िफ़ था कि जो भी तरीक़ाकार अपनाना पड़े, किसी तरह हमारे अबू जो हैं वो बच जाएं। और मौलाना फजल रहमान साहब का एजेंडा था कि वो 1988 से लेके 2018 तक जो है बरसर इक़्तिदार है, किसी तरह वो इक़्तिदार में दाखिल हो जाएं और उन्हें मौका मिल जाए। एजेंडा अंदर का असल एजेंडा ये था। इस एजेंडे को मद्देनज़र रखते हुए आपस में इन्होंने काफ़ी सारी प्रपोजल्स बनाई, लेकिन जब ये APC आपस में इत्तफाक नहीं कर सके, किसी भी बात पे इत्तफाक इनका नहीं हो सका, तो लॉकडाउन करना तो उसके बाद की बात है। और बात यह है कि अगर किसी अवामी एजेंडे के तहत कोई इकट्ठे होते और इस बात को आगे बढ़ा सकते, लेकिन जब इनके पास कोई अवामी एजेंडा ही नहीं, तो उसके बाद जो है इनका एजेंडा जो है किसी तरह अपने आप को बचाना है। एजेंडा तो है ना सर, कौन सी आप लोगों ने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं मुल्क में? इतना डॉलर महंगा हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस की, पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में आपने इजाफा कर दिया। इशूज तो है ना इन लोगों के पास। देखिए, जब आपके मुल्क पे 30,000 अरब रुपीस जो हैं वो कर्जा हो और उसके लिए 3,000 अरब जो हैं
उसके 1 साल के लिए एलोकेशन दी जाए उसके सूद भरने के लिए, तो मुल्क के ऐसे हालात होंगे। इन हालात की बुनियादी वजह इनके आपने किए करते। चले ठीक है सर, अब कितना हो गया है कर्जा डॉलर बढ़ने की वजह से, बता दें बात नहीं। चले मुझे बता दें, डॉलर बढ़ने के बाद कर्जा कहाँ पहुंच गया? वो तो देखें ना, नेचुरली जब कर्जा डॉलर्स में होगा और रुपीस की कीमत कम होगी तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं या ना इस पे ये कोई डिबेटेबल इशू है। जब डॉलर्स के मुकाबले में रुपीस की कीमत जो है कदर कम होगी तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। आपके जो कर्जे हैं वो तो डॉलर्स में है, उसका इम्पैक्ट तो आना ही आना। बड़ा शदीद इम्पैक्ट आ रहा है जनाब। बिल्कुल कर्जों पे ना पॉइंट टेकन, जरा ब्रेक में ले लूँ। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत बहुत वक्त देने के लिए। और ना सिर्फ इम्पैक्ट आ रहा है कर्ज़ों पर, आवाम पर बड़ा गहरा असर आ रहा है जनाब, और आवाम अब इसको कितना सह पाएगी और अपोजिशन का किरदार इसमें कितना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और अफगान सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, तो कुछ बात कर लेते हैं अफगान सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। और वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर अफगान सदर अशरफ गनी दौरे पाकिस्तान पर हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात भी की। और ऐसी सूरत हाल में, ऐसे वक्त में अफगान सदर दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का जब अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात भी जारी हैं। और ये ऐसा नाजुक वक्त भी है। तजज़ियाकार ये भी कहते हैं कि काबुल में जब पाकिस्तान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं तो अफगान सदर का ये दौरा दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही खुश आइन साबित हो सकता है। अगर हम इल्ज़ामात की बात करें तो पाकिस्तान ये इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान पर लगाता रहा है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी होती है उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है। ना सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल की जाती है बल्कि दहशत गर्दों को इंडिया की मदद से तरबियत भी दी जाती है। और ये भी इल्ज़ाम है पाकिस्तान का कि गुज़िश्ता साल बनने वाली तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में भी अफ़गान हुकूमत और इंडिया का हाथ है, जबकि अफ़गान सदर भी इस तंजीम के हक़ में ट्विटर पर ट्वीट्स करते रहे जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। इस तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईब खालिद लोधी साहब। नहीं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, ऐसे हालात में जिनका मैंने जिक्र किया है, क्या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे? आपने जैसे कहा कि बड़ी खुशाइंद बात है। और ये जो ताल्लुकात की ख़राबी की वजह ये है कि बजाय इसके कि ये दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्क जो कि एक दूसरे के नेबर्स भी हैं, आपस में अपने राब्ते मजबूत करें और आपस में बातचीत ज़्यादा करें, ये एक दूसरे को गैरों की ऐनकों से देखते रहे हैं। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जब तक रॉ का असर रसूख रहेगा NDS के ऊपर, जब तक अमेरिका की बात मानी जाएगी, वो जो भी कहे, जिसमें कुछ सही बातें हो सकती हैं, कुछ गलत बातें हो सकती हैं, और जब तक हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो ये गलत फहमियाँ बढ़ती रहेंगी। तो चलें, देर से ही लेकिन दुरुस्त समझ की तरफ एक कदम है। और बहुत अरसे से मैं ये समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की थोड़ी सी कोताही ये थी, जिसको अभी इन्होंने ठीक कर लिया है, वो ये कि हमने तमाम बातचीत जो है वो गैरों के हवाले की हुई थी। हम कहते थे जी अफगान ओन्ड, अफगान लेड जो है ना सोल्यूशन होना चाहिए। भाई अफगानिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अफगान ओन करे पूरे अफगानिस्तान को। वहाँ कौन ओन करे पूरे अफगानिस्तान का नुमाइंदा कौन है? और अफगान लेड हो ही नहीं सकता, जबकि कब्जा किया हुआ है एक मुल्क ने, बहुत बड़ी सुपर पावर ने, तो वो वही लीड कर रहे थे। और जो लोग उनकी मावनत कर रहे थे उसमें हम ज़रूर शामिल थे, लेकिन ज़्यादा मावनत का क्या हो रही थी कि ये कतर में हो रहे हैं जी, ये दोहा में हो रहे हैं, UAE वाले इनकी मदद कर रहे हैं, कतर वाले, तो हम जो पड़ोसी हैं हम किधर खड़े थे? सही। अब मेरा ख्याल जाके ऐसा हुआ है अल्लाह के फजल करम से कि पाकिस्तान ने ओनरशिप ले ली है। मैं हमेशा से ये कहता था कि ये जो ब्लॉक है, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान, ये एक नेचुरल ब्लॉक है। और ये लोग जब आएंगे बातचीत कर, अभी आपने देखा है कि ये इंट्रा अफगान डायलॉग रूस में भी हो रहा है, चाइना उनकी मदद कर रहा है, पाकिस्तान में भी लाहौर वो शुरू हुई है कॉन्फ्रेंस, तो जो अभी मरी में हो रही है। तो ये सही तरीके, अभी हम सही समझ में चले और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमें कामयाबी होगी। सही डायरेक्शन में तो हम जा रहे हैं। लेकिन नईम साहब, ये दौरा पाकिस्तान के साथ साथ खुद अफगानिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है?
पाकिस्तान के लिए तो अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले ये जो लाहौर प्रोसेस चल रहा है उसमें भी बहुत सारे अफगान लीडर साहबान आए हैं, अभी अशरफ गनी साहब भी आए हुए हैं। एक चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि एक इसका और एंगल है मेरी नज़र में, बहरहाल मैं इस पर जोर नहीं देता, कि आपको पता है कि अफगान इलेक्शन होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे पास कहने को तो जो रजिस्टर्ड हैं वो तो चले 20-30 लाख लोग हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो अफगानी हैं, और उनके ऊपर पाकिस्तान का कुछ ना कुछ असर रसूख होता है। उनको वोट डालने के जो तौर तरीके हैं उसमें पाकिस्तान मदद करता है। तो एक ये भी एंगल हो सकता है कि ये जो लोग ज़्यादा भी पाकिस्तान आ जा रहे हैं, शायद इनका मकसद ये हो कि जी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो तो हमारी मदद की जाए। तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान तो पूरी सहूलत देगा, लोग अपना वोट डालें, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता। वोट तो लोग जो अफगान महाजरीन है यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से ही देंगे। तो वो भी एक एंगल है। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि जब बाकी तमाम बातें नाकाम हो गई, हार तक बैठे, हर जगह बात करके देख ली, और जब वो कामयाब नहीं हुई तो आखिरकार उस जगह पर आए हैं जहाँ पर इंशाल्लाह कामयाबी होगी। पाकिस्तान जब ओन करेगा अफगान के मसले को, पाकिस्तान जब लीड करेगा और मावनत करेगा, तब ये मसला हल होगा। उसके बाद ये मैं मानता हूँ कि अल्टीमेटली ये अफगान ओन और अफगान लेड प्रोसेस होगा, लेकिन उसकी एक स्टेज है, उसके बाद वो होगा। उससे पहले इसमें सहूलतकारी पैदा करने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए जो इस वक्त काम हो रहा है पाकिस्तान में, चीन में, रूस में, ये कामयाब होगा इंशाल्लाह, और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं साहब, मजीद भी आपसे बात करूंगी, जरा दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। करीम साहब, ऐसे मौके पर जब 3.5 साल बाद अफगान सदर दौरा करें, और ये 3.5 साल बाद का ये सरकारी दौरा है, और जब अमेरिका से ताल्लुकात भी अभी अफगानिस्तान के अच्छे नहीं चल रहे, तो इस पर अभी अफगानिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकें। इस तमाम तर अमल को आप किस तरह देखें? देखिए, अफगानिस्तान के बारे में हमारा वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और अगर अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा और पीसफुल रहेगा, उसके असरात हम पर आएंगे। और ये उस सिलसिले में ये नहीं हो सकता है कि हमारी टर्म्स और कंडीशन पर अफगानिस्तान चले, सही, और नहीं अभी होगा नहीं कल होगा। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो 79 के बाद जो हालात हुए, और उस हालात में जब सोवियत यूनियन जा रहा था तो लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हमारी मर्ज़ी की गवर्नमेंट आए, पर नहीं आ सकी। सही। और अभी भी अगर जो लोग सोचते हैं कि हमारे टर्म्स कंडीशंस पर होंगे तो वो नाकाम रहेंगे। अच्छा, वो होगा जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, यानी कि दो तरफा होगा। नहीं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं वही फैसला करेंगे, न कि कोई दहशतगर्द, न कोई जो एक्सट्रीमिस्ट। अपनी टर्म्स और कंडीशन पर चीज़ें होंगी। प्रीवियसली इस तरह हुआ है, फ्यूचर में भी इस तरह होगा, और हमें चाहिए कि दोस्ती रखनी चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो डिस्टेबलाइज पाकिस्तान होगा। पॉइंट टेकन। फैसल साहब, ज़ाहिर हुकूमत खारजा पॉलिसी पर बहुत मेहनत कर रही है, और ये दौरा भी बड़ा खुशआइंद है। अब इस दौरे में जो बातें होनी हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, फेंसिंग के हवाले से, दहशत गर्दों को पनाह देने के हवाले से, वहाँ पर जो इंडिया तरबियत दे रहा है, और वहाँ पर जो इंडिया सब कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, ये तमाम तर बातें भी होना बहुत ज़रूरी हैं। इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है? देखें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो इस्लामी ममालिक हैं। इन दोनों ममालिक का आपस में बहुत पुराना एक रिश्ता है, वाबस्तगी है, और इनके जो अवाम है, पब्लिक है, इनके एक दूसरे के साथ पुराने रिलेशन हैं। ख़ास तौर पे KPK और बलूचिस्तान, जो कि इनका आपस में बॉर्डर मिलता है। और आज का ये जो दौरा है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खारजा पॉलिसी की एक कामयाबी का एक मुँह बोलता सबूत है कि 3.5 साल बाद अफगान प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लेके आए, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त जो है, जो हमारा एक मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित हुआ, और उसकी तायीद हुई कि पाकिस्तान से एक कोऑर्डिनेशन के बगैर इस इलाके में अमन नहीं हो सकता, और जब तक अमन नहीं होगा उस वक्त तक इस इलाके में तरक्की नहीं हो सकती। और ये है भी हकीकत कि जब तक जिस एरिया में अमन नहीं होगा, जहां दहशतगर्दी हो, वहां तरक्की नहीं होती। जहां
अमन हो, वहाँ तरक्की होती है। और अब इस नतीजे पे अफगान प्रेसिडेंट अंडरस्टैंड कर लिया है कि जब तक अब हम एक जो इनका आपस में डायलॉग चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान अगर अपनी पूरी तरह भरपूर इनपुट नहीं देगा तो बेहतरी नहीं आ सकती। पॉइंट टेकन। और दूसरी जो बात है ये जी सर क्विकली जी सर क्विकली सर। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अफगानिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और अफगानिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान का इस हवाले से एक रोल हो सकता है कि अगर इस इलाके में देखें, हमने हमेशा जो है हमारे साथ अफगानिस्तान की तरफ से ज़्यादती होती रही और आज जो है क्योंकि अफगानिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें अफगानिस्तान को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है और पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान की मदद करता है और जो कि करेगा तो अफगानिस्तान में जो एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस है वो बेहतर होगा और डेमोक्रेसी का प्रोसेस जो बेहतर होगा तो इलाके में मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही। नईम साहब, लास्टली जाहिर है अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है। पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तमाम तर जो डायलॉग प्रोसेस है, जो मुलाकात है, ये कितनी अच्छी और सूदमंद साबित होगी और जब अफगान सदर भी चाहेंगे कि ज़ाहिर है पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात अब बेहतर हो जाएं। ये बिल्कुल ठीक है और ये सिर्फ मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, अफगानिस्तान के मुतालबात भी पाकिस्तान से हैं। म्यूचुअली दोनों को एडजस्ट करना होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब हम बाढ़ लगा रहे हैं, ठीक है हम अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा रहे हैं और सही कदम हमने उठाया हुआ है, लेकिन इसके लगाने की वजह से बहुत से लोगों का रोज़गार, बहुत से लोगों का आना जाना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ऐसे कबाइल बसते हैं जो कि एक ही कबीले के लोग आधे पाकिस्तान में हैं, आधे अफगानिस्तान में हैं। ऐसे गांव भी हैं कि उसके अंदर से ये जो है ये हमारा बॉर्डर गुजर रहा है। तो जब तक हम दरमियान में दरवाजे खोल कर और दोनों तरफ तजारत के इम्कानात को रोशन नहीं करेंगे, दोनों तरफ मार्केट्स नहीं बनाएंगे और जो लोगों का रोज़गार बहाल नहीं करेंगे, उस तक ये काफ़ी मसले होंगे। हमें पता होना चाहिए कि सर एक पॉइंट ऐड कर दूं कि प्रोग्राम का वक्त कम है कि सरमायाकारी और तिजारत के हवाले से भी अफगानिस्तान से बात हो रही है, तो ये जो बातचीत हो रही है ज़ाहिर है इस तरीके से आगे बढ़ सकती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। तो वो जो तिजारत की आपने बात की है, ज़ाहिर हम दरवाजे खोलेंगे, तिजारत सरमायाकारी बढ़ेगी, तो पाकिस्तान फिर इस तरफ भी सोच रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी सॉरी मुझे नहीं पता आप किससे पूछ रही हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ नहीं सर। अच्छा हाँ जी, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना जी। ये तो बहुत ही एक अहम बात है कि आपको पता है कि खुराक का बहुत सारा जो गंदम जाती है अफगानिस्तान में, खाद यहाँ से जाती है, वहाँ से मेवा जात आते हैं और ये अगर इसमें रखना पैदा हो जाए तो बहुत से लोगों का रोज़गार जो है वो डिस्टर्ब होता है। उसके अलावा वहाँ पर जो नेटो फोर्सेस मौजूद हैं, बहुत सा सामान इधर से जाता है उनके लिए, उसके बाद आगे से उसकी तरसील होती है। तो ये सारी बातें समझना ज़रूरी है। जब हुकूमतें आपस में बातचीत करती हैं तो उनको लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए। और आपने महसूस किया होगा कि थोड़ी सी कड़वाहट कुछ हमारे जो भाई हैं उनमें पाई जाती है, इन्हीं वजूहात की बिना, उसको दूर करना ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए, दोनों गवर्नमेंट्स को चाहिए कि एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और जो लोगों के मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें और इस बात का ध्यान रखें कि लोगों के कहने में, हिंदुस्तान के कहने से या चीन के कहने से या अमेरिका के कहने से हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। हमारे ताल्लुकात अपने तौर पर अपने पाँव पर खड़े होने चाहिए। ये बात हमने समझ ली दोनों लीडरशिप में, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे और बहुत अच्छे लताइज दोनों मुल्कों के लिए निकलेंगे। बहुत शुक्रिया नईम खान लोधी साहब आपका भी, करीम ख्वाजा साहब आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया और फैसल अयाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी नोट के साथ कि ज़ाहिर है अफगानिस्तान का अमन दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी के लिए एक नए मौके खोलने के लिए ताल्लुकात में एक नई लहर आना भी बहुत ज़रूरी है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।